आज हम आए हैं सर गंगा राम अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम एक महान व्यक्तित्व प्रोफेसर श्रीमती जयाश्री सूद से मिल रहे हैं। अपने लगभग 50 साल के करियर में उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर अपने करियर में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की हैं। आप एनेस्थीसियोलॉजी, दर्द और पेरियोपरेटिव मेडिसिन एमेरिटस सलाहकार हैं। आप सर गंगाराम अस्पताल प्रबंधन बोर्ड में उपाध्यक्ष, मेंबर, सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी। आप कई सामाजिक संगठनों के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल किए हैं, कई विश्वविद्यालयों के परीक्षक रह चुके हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं प्रोफेसर श्रीमती जयाश्री सूद। नमस्कार मैम, वुमेंस डे पर आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि आप एक इतनी पर्सनैलिटी, आपका एक कैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा आपका रुतबा है। और हम चाहते हैं कि वुमेंस डे पर जो अन्य महिलाएं हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस सिलसिले में हम आपसे आज बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ही शुरू करेंगे कि आप अपने कैरियर में आपने इस मेडिकल इंडस्ट्री को कैसे आपने सोचा कि हम इस लाइन में आए या इस मेडिकल इंडस्ट्री में। मैंने मेडिकल करियर कैसे लिया? जी। जब हमारे टाइम में जब हम लोग बच्चे थे और स्कूल में जाते थे, मोस्टली उस टाइम दो ही करियर होते थे, या मेडिकल था या इंजीनियरिंग था और तीसरा लॉ था। अब उस टाइम में मेरे फादर तो आर्मी में थे, बट मेरे जो चाचा और चाची थे वो डॉक्टर्स थे। तो उनको देख के प्रेरणा हुई कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी हमारे लिए लाइन है और लड़कियों के लिए तो कोई भेदभाव है ही नहीं। एंड इसीलिए शुरू से, जब से स्कूल की फाइनल स्टेजेस थी, 11वीं 12वीं थी, 12वीं तो तब थी नहीं, 11वीं थी, तो हमने डिसाइड कर लिया कि पास होके प्री मेडिकल ही करेंगे। सो ये बचपन से ही शौक था मेडिसिन करने का। तो आपका तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरे ख्याल से 40-50 साल के 40 साल के प्लस। बहुत ही लंबा है, बहुत ही। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 1969 में, तो कि ऑलमोस्ट 50 साल से भी ऊपर है। और फिर अपनी मेडिकल कॉलेज की जो MBBS थी वो मैंने करी BJ मेडिकल कॉलेज पुणे से। और फिर इच्छा ये थी, जो PGI चंडीगढ़ था वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, अभी भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। तो मैंने ये ठान ली थी कि वहीं पे ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो वो फिर 1975 में एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसमें एनेस्थीसिया मिला, जिसका मुझे शौक था। वहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल था। एनेस्थीसिया हमने अपने मेडिकल कॉलेज में, जब हम फाइनल ईयर सर्जरी में थे, तब हमारी पोस्टिंग होती थी ऑपरेशन थिएटर्स में, तो तब से जानकारी थी। मैंने, जैसे आपने पूछा, तो मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल इंग्लैंड आने के बाद सारी डिग्रीज लेकर यहाँ ज्वाइन किया 1984 में। तो अब यहाँ इस साल 40 साल हो जाएंगे। और तब हमारा होता था सिर्फ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर। फिर जो हमारे सीनियर थे उनको पेन रिलीफ में बहुत शौक था, बिकॉज पेन वी नो कि सब ऑपरेशन के बाद होता है, लोगों को वैसे भी होता है, ट्रोमा के बाद भी होता है, इंटेंसिव केयर में भी होता है। सो इसके कारण हमारे हॉस्पिटल, हमारे डिपार्टमेंट ने ये पेन रिलीफ सर्विसेज शुरू की। फिर एक टर्मिनोलॉजी हमने जो किया है वो है पेरी ऑपरेटिव। पेरी ऑपरेटिव का मतलब है, जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है वो सिर्फ ऑपरेशन के टाइम ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो ऑपरेशन के पहले, ड्यूरिंग ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद वो पूरा जो एरिया है उसको पेरी बोलते हैं। तो ये हमारा रोल है। तो इसीलिए अभी हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं कहलाए जाते, हमें बोला जाता है दैट वी आर कंप्लीट पेरी ऑपरेटिव फिजिशियंस। तो इसीलिए ये हम सब कुछ कवर करते हैं। एक हमें और पता लगा कि आप पेन मैनेजमेंट के साथ साथ आप पैलिएटिव केयर में भी आपका बहुत अच्छा योगदान है। ये सच्ची बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है। बड़े सालों से हम देखते हैं, कैंसर के बारे में हम देखते हैं, बट जब हम पैलिएटिव की बात करते हैं, सिर्फ कैंसर नहीं है, इट इज़ रिगार्डिंग ऑल पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम लाइफ लिमिटिंग, जिनकी मतलब किसी भी कारण लाइफ की जो है लिमिट कम है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, ऐसी क्रोनिक हार्ट फेलियर है, किडनी डिजीज़ है,
सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जॉइंट पेन्स हैं एक्सट्रीम, तो ये सारे पैलिएटिव में आते हैं। अब क्या हुआ, हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छा कैंसर सर्विसेज हैं और हमारे काफ़ी पेशेंट्स एडमिट होते हैं। हमारे फिजिशियंस, काफ़ी लोग ये केयर उनको देखते हैं, पर हमने ये देखा, हमारे काफ़ी जो ग्रुप ऑफ एनेस्थेटिस्ट है मेरे डिपार्टमेंट में, उन्होंने देखा कि इन पेशेंट्स को हम पेन रिलीफ के लिए भी देखते थे और वैसे भी काउंसिल करते थे। सो धीरे धीरे हमारे को ये कीन इंटरेस्ट था कि हम लोग ये पैलिएटिव केयर सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में शुरू करें। तो ये तकरीबन 6 साल पहले हम लोगों ने जस्ट पैलिएटिव केयर सर्विसेज शुरू किया, फिर जनरल ओपीडी शुरू करी और धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको पूरा डिपार्टमेंट ऑफ पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव मेडिसिन बना दिया। और आपको जान के खुशी होगी कि ये डिपार्टमेंट में अब पोस्ट ग्रेजुएशन DNB भी है। तो इस चीज़ को लेके मेरे दिल को बड़ी खुशी मिलती है कि भाई हमने इतनी नोबल चीज़ और नेक चीज़ अपने डिपार्टमेंट में शुरू की है, क्योंकि पैलिएटिव मेडिसिन आजकल के ज़माने में सबसे ज़रूरी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इट इज़ अ रिक्वायरमेंट इवन ड्यूरिंग MBBS। पर मैं बता दूं, अकेले कुछ नहीं होता। मैंने तो सिर्फ ये टीम लीड करी है, पर मेरे साथ 8 डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं एंड फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, जिनको इसमें इंटरेस्ट है, वही है जो सारा कुछ करते हैं। मैं तो सिर्फ टीम लीडर हूँ, सिर्फ गाइड करती हूँ, पर जो एक्चुअल काम है वही सब करते हैं। एंड इसी कारण हमारे डिपार्टमेंट इतना प्रोग्रेस हो रहा है। एक आम लेडीज़ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपने करियर के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कैसे वो मैनेज करते हैं, करना चाहिए? लेडीज़ के लिए ये लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में तो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की लेडीज़ पर थी। आजकल थोड़ा चेंज हो गया है और जो बॉयज़ हस्बैंड्स हैं, फादर्स हैं, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, पर हमारे टाइम में ये थोड़ा कम होता था और लेडीज़ ही सब कुछ घर का भी देखते थे, बच्चों का भी पढ़ाई का देखते थे। पर मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि सब कुछ मुमकिन है। लेडीज़ उतनी ही केपेबल हैं जितनी जेंट्स हैं। अगर हम लोग इतने अच्छे हैं अपने काम में और बैलेंस कर सकते हैं, काम के टाइम काम, हार्ड वर्क और घर के टाइम घर का काम, सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाता है। हम सब ने किया है। हम सब ने जब करियर शुरू किया था, हमारे भी बच्चे छोटे थे। हाँ जी, ऑफ कोर्स सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है, फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, स्पाउस का बहुत ज़रूरी है, बट हिम्मत है और हम लोगों में ये कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। तभी आप देख रहे हो कि अब इतनी लेडीज़ हैं जो इतनी तरक्की कर चुकी हैं हर एक फील्ड में, नॉट ओनली मेडिसिन, पर जो भी एरिया आप देखें कि लेडीज़ हैं जो लीड कर रही हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ यंगस्टर्स से कि आप सब ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहते थे कि जो मेडिकल में आप जो लोग एंट्री कर रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लड़कियाँ मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर रही हैं या नर्सिंग में एंट्री कर रही हैं, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा करियर ढूंढा है, सिलेक्ट किया है और आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपने सिलेक्ट किया हो। एक्चुअली आजकल मुझे पता है एडमिशन बहुत मुश्किल है, हमारे टाइम में भी मुश्किल था, बट अभी और भी मुश्किल हो गया है। तो अगर आपको पैशन है और आपको वही सब्जेक्ट मिल गया है कि मेडिसिन या नर्सिंग, तो बहुत ही बहुत आप लकी हो। तो मेन चीज़ इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, श्रम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, बी ऑनेस्ट। ऑल द लेडीज़, ऑल द बच्चे, आप सब मेरे से बहुत छोटे हो, आप सबको इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई। और आजकल तो इस डे का इतना सिग्निफिकेंस है और आप लोगों को ये डे सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज ये डे पता है कब शुरू हुआ था? सम टाइम इन 1900 ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और तब देखो उसके बाद कितने साल बीत गए और अब ये बहुत रिकग्नाइज्ड है और हमें इस डे का बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज अब हम फुल्ली रिकग्नाइज्ड हैं इन ऑल फील्ड्स कि यस लेडीज एंड आर एट पार और उसी श्रेणी पर हैं जितने में लड़के या जेंट्स हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई।